नमस्कार सभी को। जोहार, जय झारखंड। तो हमारे गुरुकुलम कैरियर इंस्टीट्यूट के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं इकोलॉजी क्लास 12th। लगभग सभी बोर्ड जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, साथ में नीट, एनसीईटी, सीयूटी, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक बोर्ड के नाम लिखे हैं। अन्य एग्जाम जिनके अंदर इकोलॉजी पार्ट है, जिन एग्ज़ाम के अंदर इकोलॉजी पार्ट है, बहुत सारे पीसीएस एग्ज़ाम, उन सारे एग्ज़ामों में भी इनकी काफ़ी अच्छा वेटेज है। अगर आप चीज़ों को एक बार देखेंगे, हमने बहुत तरीके से मटेरियल को बनाया है और आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि बच्चे को कहीं कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और एक अच्छा कंटेंट आपके पास में रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमारे एनसीईआरटी के अंदर जो पहले 4 चैप्टर थे, एक चौथा चैप्टर जो आपको नहीं दिख रहा है, ये नए अपडेट जो एनसीईआरटी आया उसके अंदर से उसे निकाल दिया गया। तो इन्वायरमेंटल इशू करके चैप्टर था, वो खत्म है। अभी हमारे पास में देखेंगे ये 3 चैप्टर है: ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो पहले तो मैं सोचा था कि एक ही बार में लाएंगे वीडियो पूरा, एक मैराथन की जैसा, लेकिन अब सोचा कि इसको मैं अलग अलग 4 पार्ट में बनाऊंगा, ताकि इनकी जो भी डिटेल है, जो बेसिक है, मैं आपके पास रख पाऊँ। तो पहला चैप्टर है जो हमारे पास में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इनके मैं 2 लेक्चर, इनके एक लेक्चर और इनके एक लेक्चर, थोड़े लेक्चर लंबे हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आपको मैं हर वो पॉइंट देने की कोशिश करूंगा जो आने वाले एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, और जो एग्ज़ाम हो गए हैं उस एग्ज़ाम में आने की आ चुके हैं वो तो दिख जाएगा आपको, और प्रीवियस ईयर्स पेपर भी हम डिस्कस कर लेंगे साथ साथ में। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारे पास में ये जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसको मैं 2 पार्ट में, एक ऑर्गेनिज्म के बारे में अलग से बात करेंगे और दूसरा जो पॉपुलेशन है इसको हम अलग से बात करेंगे। तो एक सीरीज से पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहला जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, पॉपुलेशन शुरू करने वाले हैं। एक छोटा सा वीडियो सीरीज रहेगा, काफ़ी आनंद आएगा, चीज़ों को देखेंगे। तो अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन है क्या सर, पॉपुलेशन होता क्या है, तो हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, जिस कम्युनिटी पे रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ पे हमारे सिवाय आसपास के इंटरेक्ट करने वाले अलग अलग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, अलग अलग एनिमल्स भी होते हैं। तो सबका अपना अपना पॉपुलेशन है, लेकिन हम जिस जगह पे रहे हैं और सिर्फ एक सर्टेन इंडिविजुअल के बारे में बात करना चाहें, एक सर्टेन स्पीसीज के बारे में बात करना चाहें, उस पार्टिकुलर एरिया में सर्टेन टाइप की स्पीसीज, इंडिविजुअल स्पीसीज कितने रहते हैं उस एरिया में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वहां का पॉपुलेशन कहते हैं। अब इसी चीज को अगर हम अच्छे से, बहुत सारे बुक में भी लिखा रहता है डेमोग्राफी, ये डेमोग्राफी वर्ड लिखा रहता है कि सर ये डेमोग्राफी क्या है, क्या लिखा है डेमोग्राफी वर्ड। तो डेमोग्राफी वर्ड जो है, बहुत जगह पे बुक वगैरह डेमोग्राफी की बुक आती है। तो इसी में अगर हम बात करें कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन का जो साइंटिफिक स्टडी होती है, ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी, उसके ग्रोथ को लेकर के, उसके अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, है ना, इन सारी चीज़ों की स्टडी जहाँ पे हम कर रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन का, इसे हम क्या कहेंगे, डेमोग्राफी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कम समय में चीज़ों को कोशिश करेंगे कि आपके पास हर एक वो पॉइंट पहुँचे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। अब हम लोग पॉपुलेशन के अंदर हम बात करेंगे, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, वो हमारा पहला टॉपिक है कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन। तो कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन के अंदर पहला जो है हमारे पास है पॉपुलेशन डेंसिटी। बहुत सारे बुक पॉपुलेशन डेंसिटी, तो कहीं कहीं पॉपुलेशन साइज लिखा रहता है। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल एन से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। तो कहने का मतलब है, जब कभी कहीं लोग जाते हैं तो कहते हैं ना, अरे उस एरिया में हम गए थे तो बहुत भीड़ था, उस गांव में गए थे तो गांव में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं,
तो हम एक पार्टिकुलर एरिया, एक पार्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करेंगे, जहां एक पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर प्लेस के अंदर कितने सारे लोग रहते हैं, वो वहां का क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है ना। तो अगर हम बोलें तो इट इज मेजर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन अ यूनिट एरिया, एक छोटे से भाग में या एक बड़े से भाग में, जहां जिसको जैसा मिला, जिस जगह पे रह रहे हैं, अगर छोटे से भाग में ज्यादा सा लोग रह रहे, बोलते हैं सर बहुत वहां की पॉपुलेशन है, और अगर दूर दूर रह रहे लगता है यहाँ तो आदमी ही नहीं रहते हैं। इसका रीजन है कि एक जगह पे, एक यूनिट एरिया पे कितने सारे लोग रहते हैं, वो वहां का क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसका वहां का पॉपुलेशन साइज है। ठीक, अगर हम लोग बात करें इंसानों को लेकर के, इंसानों के बारे में बात करें, तो नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, कि वो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, मतलब हर एक किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वो इंसानों का क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्लियर। अगर हम इसी तरह से एनसीईआरटी के अंदर में दे रखा है कि सर टाइगर को हम लोग कैसे पता करेंगे, टाइगर को तो उनके जो पग मार्क होते हैं, जो उनके पद चिन्ह होते हैं, और उनके जो फिकल डिस्चार्ज होते हैं, उससे हम लोग टाइगर के पॉपुलेशन डेंसिटी का पता कर सकते हैं। पता है टाइगर हैं, झुंड में तो रहेंगे नहीं, वो अकेले अकेले रहते हैं, तो उनके पग मार्ग को हम आसानी से देख करके, अब गिनने नहीं ना जाएंगे कितना है, तो आप ही गिन, आप ही का नाम हट जाएगा फिर इसे गिनने जाएंगे तो। एक छोटा सा वर्ड है हिंदी में, जनगणना, सेंसस के बारे में बात करेंगे, तो हम सभी को पता है कि हर 10 साल में, हर 10 साल में ह्यूमन की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको कैलकुलेट किया जाता है, और वो 10 साल में जो साल का जो पहला यहाँ पे जो मंथ है हमारा, तो हमारे पास में फर्स्ट 4 मंथ ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ ईच डिकेड, हर 10 साल के जो आने वाले जो फर्स्ट ईयर हैं उसके फर्स्ट 4 मंथ में इंसानों के पॉपुलेशन को हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, वो हमें जनगणना होती है। जैसे पता कैसे लगता है कि भारत की जनसंख्या इतना मिलियन हो गया, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या इतना मिलियन हो गया, तो ये पता लगने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, सरकार जो है वो जनगणना कराती है ना, और तभी पता चलता है कि यहाँ की पॉपुलेशन कितना है। तो कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन में पहला हुआ पॉपुलेशन डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारे पास में पॉपुलेशन, कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन में दूसरा जो है जिसको हम कहते हैं बर्थ रेट, जन्म दर, इसी का दूसरा नाम फर्टिलिटी, तीसरा नाम नेटालिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से। तो बर्थ रेट नहीं, कोरोना के समय जैसे कोरोना इंडिया में आया, कोरोना खत्म हुआ, एकाएक पॉपुलेशन लास्ट हुआ, रीजन क्या है आप लोगों को पता है, लेकिन सर कितने लोग ने जन्म लिए ये कैसे पता करते हैं, और वहाँ का पॉपुलेशन का बर्थ रेट क्या है ये कैसे पता करते हैं। तो बर्थ रेट टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन अ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन इन अ ईयर। अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से इसको समझें तो और क्लियर हो जाएगा, और ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी से है। एक तालाब है जिसके अंदर 20 कमल के फूल हैं, ठीक है, एक तालाब है जिसके अंदर 20 कमल के फूल हैं, जो हम लोगों ने देखा लास्ट ईयर, लेकिन वो रिप्रोडक्शन करके 8 नए प्लांट और ऐड कर लिए। पहले कितना था, 20 था, 8 और नए ऐड कर लिए, तो उसका बर्थ रेट क्या होगा। अगर ये निकालना आपको आ गया तो बर्थ रेट निकाल सकते हैं। तो बर्थ रेट हम लोग पर कैपिटा बर्थ रेट कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बर्थ, फॉर्मूला, तो कितने जन्म लिए, यहाँ जन्म लिए सर 8, और सर इनिशियल पॉपुलेशन, अब एक बच्चे गलती क्या करते हैं कि सबको जोड़ दिए 20 प्लस 8, नहीं वैसा नहीं करना आपको। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितना है हमारे पास, 20 है ना। तो आप यहां से इसको काट सकते हैं, आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 0.4। आप परसेंट में निकाल लीजिए,
तो ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, आ जाएगा सर बर्थ रेट। तो बर्थ रेट को फाइंड करने का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ बर्थ अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, की शुरुआत में कितने पॉपुलेशन थे और कितने नए जुड़े। ठीक है, अगला कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारे पास में है डेथ रेट, दूसरा नाम मोर्टालिटी, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। तो सेम है, जैसे जन्म दर वैसे मृत्यु दर। तो यहाँ पे बर्थ था तो टोटल नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ ईयर। चलिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। 4 इंडिविजुअल हैं, लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई डाई ड्यूरिंग वीक। एक सप्ताह के अंदर एक लेबोरेटरी में 4 इंडिविजुअल जो फ्रूट फ्लाई के हैं उनकी डेथ हो जाती है। टोटल कितना था उनका पॉपुलेशन, 40। तो उनका डेथ रेट क्या होगा, फॉर्मूला आपके सामने है। पर कैपिटा डेथ रेट, सॉरी यहाँ डी हो जाएगा, पर कैपिटा डेथ रेट डी हो जाएगा यहाँ। तो पर कैपिटा डेथ रेट टोटल नंबर ऑफ डेथ, डेथ कितना हुआ भैया, 4 हुआ। इनिशियल पॉपुलेशन कितना था, 40। तो यहां से आप अगर फाइंड करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 0.1। आप इसको परसेंटेज में निकाल सकते हैं। तो ये हमारा है डेथ रेट, जैसा बर्थ रेट था वैसे ही सेम है डेथ रेट। अभी हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन, आगे चलते हैं। आते हैं ग्रोथ रेट, कहीं का ग्रोथ रेट क्या है, कहीं के पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है। तो अगर हम ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो ग्रोथ रेट जो है हमारे पास में वो निर्भर करता है बर्थ और डेथ पे। किस पे निर्भर करता है, बर्थ और डेथ पे। तो इस ग्रोथ को हम लोग दूसरा नाम यहाँ पे और दे के रखे हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। तो इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेट हम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास में पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन साइज है, उसको समय के साथ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं या रेट जो है पर के हिसाब से निकालते हैं। तो कहीं का भी पॉपुलेशन होता है, ग्रोथ रेट हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो पहला है कि कितने, एक हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने लोगों ने जन्म लिया, हम क्या किए, बर्थ। कितने लोग वहां पे बाहर से आए, इमिग्रेशन। कितने लोगों की मृत्यु हो गई, डेथ रेट। और कितने लोग उस पॉपुलेशन से, उस जगह से चले गए, इमिग्रेशन। तो इससे क्वेश्चन एक बार नीट में आया हुआ है। हमें 4 अलग अलग, जैसे मैंने बोला नेटालिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, ये मैंने जो 4 पॉइंट बोला, इन 4 पॉइंट के अंदर क्या है, जो नेटालिटी और इमिग्रेशन जो है हमारे पास में, ये ग्रोथ के पॉजिटिव को बताता है। यहीं पे अगर हम इमाइग्रेशन और मोर्टालिटी के बारे में बात करें, ये ग्रोथ के नेगेटिविटी को बताता है कि वहां पे ग्रोथ कम हुआ। जैसे अभी हम अकेले हैं, तो हम अकेले हैं तो अभी हमारी संख्या 1 है। अगर यहाँ पे और हमारे मित्र, हमारे टीचर आ जाते हमारे साथ में, हमारी संख्या बढ़ के हो गई 2। अब जब हमारी संख्या बढ़ के हो गई 2, तो वो क्या किए, इमिग्रेशन हुआ उसका। अब उसमें से क्या हुआ कि अभी हम 2 हैं सर, और उसमें से हमें छोड़ करके कोई चले जाते हैं, तो क्या हुए, वो इमाइग्रेशन हुआ। और अगर उनमें से, ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन एक हिस्सा है, जन्म लिए हैं तो मृत्यु होगी। अगर उनमें से एक पॉपुलेशन के अंदर से अगर हम लोगों में से किसी का डेथ हो जाता है, तो वो हमारा क्या है, ऑल ओवर वो हमेशा के लिए कम हुआ। तो ये इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन जो है ये टेम्पररी चेंज है, ये परमानेंट चेंज नहीं है। लेकिन मोर्टालिटी जो है ये परमानेंट चेंज है। तो अगर हम कहीं का भी ग्रोथ रेट निकालना है, 1 साल के अंतर्गत हमें समय दिया रहे, तो एनटी हमारे पास में है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। जिस साल के बोले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तब डाटा रहेगा आपके पास में। कितने लोग बर्थ, कितने लोग वहां पे आए,
कितने लोगों का डेथ हो गया और कितने लोग उस पॉपुलेशन से छोड़ करके चले गए इमाइग्रेशन। तो यहाँ का एक फॉर्मूला बनता है और इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट को, किसी भी पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को हम लोग निकाल सकते हैं। डाटा दिया रहे, मान लीजिए सर यहाँ 10 साल दिया रहे, यहाँ अगर 50 दिया, यहाँ फिर 50 दिया, तो यहाँ 50, यहाँ 50, ऐसे ही डाटा था एनसीईआरटी ये नीट एग्जाम के अंदर, ऑल इंडिया पीएमटी उस समय होता था, बहुत शायद 7 या 8 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा था, तो ऑप्शन शायद 0 ही आया था कि किसी तरह का वहां ग्रोथ नहीं हुआ, बराबर लोग गए, है ना। तो ये है ग्रोथ रेट, है ना। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हम कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन के अंतर्गत ये चौथा हमने कैरेक्टर के बारे में बात किया। किसी को अगर कोई लिखना हो तो आराम से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे साफ कर देता हूँ। नोट्स बनाएंगे, काफी बेहतरीन नोट्स बनेगा और इसके बाहर मैंने एनसीईआरटी के हर पॉइंट को कवर किया है, एनसीईआरटी के हर पॉइंट को, किसी का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में जो है कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन के अंदर 5वां पॉइंट है जिसको हम एज सेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। नाम है हमारा एज सेक्स स्ट्रक्चर। तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एक एज ग्रुप बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे अभी हम 28-29 साल के हैं, एक युवा वर्ग में आएंगे, जब 45 साल 50 साल के हो जाएंगे हम अपने वृद्धावस्था में पहुंचेंगे, और जो बच्चे जो होंगे वो प्री रिप्रोडक्टिव, ये इंसानों के 3 फेज जीवन में आते हैं, वही हम उसी का एज सेक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो एज सेक्स स्ट्रक्चर किसके बारे में बताता है? किसी भी कंट्री के ग्रोथ के सबसे बड़ा जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है वहां उसका एज सेक्स स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे ऐसे कंट्री जिन्होंने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आए, आज उनकी हालत ऐसी है कि एक समय बच्चे दिखाई दिए, एक समय युवा दिखाई दिए और एक समय सिर्फ वृद्ध दिखाई दे रहे हैं। तो ये रीजन एक बहुत बड़े उसके इकोनॉमिक के ऊपर बहुत बड़ा ह्रास है। इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया में नौजवान है बहुत ज्यादा, डेवलपिंग फेज में है, तो इसका कारण है कि यहाँ पे युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है। तो एज सेक्स स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करेंगे अलग अलग एज ग्रुप के बारे में, तो मैं इसे पिरामिड के सहायता से बताने की कोशिश करेंगे। तो एज सेक्स स्ट्रक्चर के अंदर में हमारे पास में जो पॉपुलेशन के जो एज सेक्स स्ट्रक्चर आते हैं, जो एज ग्रुप आते हैं, उसके 3 कैटेगरी हैं। वो 3 कैटेगरी में पहला कैटेगरी है प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा कहते हैं रिप्रोडक्टिव और तीसरा कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। जिसे अभी जो बच्चा जन्म लिया है उस पर कुछ भी उम्मीद नहीं है, किसी तरह का भार नहीं है, किसी तरह का इकोनॉमिक उस पर डिपेंड नहीं है, तो वो जो प्री रिप्रोडक्टिव के अंदर आएंगे और उसका एज 15 साल से कम होगा। दूसरा, जैसे 15 साल से बढ़ते हैं एडोलेसेंस पीरियड में आते हैं, उनके जिम्मेदारियां उनके कंधों में धीरे धीरे बोझ बढ़ने लगता है, वो पहुंच जाते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में, अपने चीजों को अपने भविष्य को लेकर के चिंता होती है। वो हमारा रिप्रोडक्टिव एज होता है 15 से 44 साल के बीच में। जो भी करना है, जो भी जीवन की सारी बाधाएं आनी है, जो भी चीजें हैं, ये उम्र है। अब जीवन है तो हमेशा परेशानी रहेगा, ये कहने का बात है। दूसरा हो गया। तीसरा आते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मैंने कहा अगर आपने बचपन देखा, जवानी भी देखेंगे, और जवानी देखे तो बुढ़ापा भी देखेंगे, है ना। जैसे कहते हैं ना कि जैसा आपका बचपन रहेगा वैसे आपकी जवानी रहेगी, और जैसे जवानी में आपने मेहनत किया, जैसे चीजें किया, आपका बुढ़ापा भी वैसे होगा। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है वो होगा ग्रेटर देन 45। सर कितना दिन तक रहेगा ये?
तो ग्रेटर देन 45 उसके बाद में हम इंसानों की जितनी लाइफ स्पेन है, जितनी जीवन काल है, उतने दिनों तक चलेगी क्या हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज चलेंगी। तो एज सेक्स स्ट्रक्चर का जो भी हम डायग्राम बनाएंगे, जो पिरामिड बनाएंगे, ये तीनों पे निर्भर करेगा। और इसी से बहुत बुक, बहुत सारे लेक्चर में ये भी देखने को मिलता है कि लोग बताते हैं कि ये कंट्री का ये ग्राफ है, ये कंट्री का ये ग्राफ है, अमेरिका का ये है, चाइना का ये है, इंडिया की है। लेकिन ऐसा कोई पार्टिकुलर बुक या एनसीईआरटी को हम सब कुछ मानते हैं, तो ऐसा उसमें कुछ भी फॉलो नहीं करता है। तो आप लोग एग्जाम के अंदर सीधा डायग्राम पूछा जाएगा कि किसका क्या है, सीधा आप लोग याद रखिएगा। इस चक्कर में मत फंसिएगा कि इंडिया का कौन है, पाकिस्तान का कौन है ना, ऐसा मत फंसिएगा। तो इसको भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, ताकि आप आसानी से पहले नोट्स बनाइएगा। वीडियो ज़्यादा एक बार चीज़ों को समझेंगे ये आपके पास हमेशा रहेगा, लेकिन नोट्स बनाइएगा वो आपका रहेगा हमेशा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे पास में एज सेक्स स्ट्रक्चर का ये पिरामिड एनसीईआरटी से है। अब हम ये जो है ये भी 3 तरह के होते हैं, स्टेबल, डिक्लाइन और एक्सपेंडिंग, ये 3 तरह के हैं। मैं यहाँ पे ABC करके रख दिया हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा कोशिश करेंगे, हम कोशिश कर ही रहे हैं आपके लिए, लेकिन आप लोग भी कोशिश करिएगा कि सर यहाँ पे क्या होगा। मान लीजिए वीडियो देखें और किताब नहीं पढ़ें तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप किताब पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, आप उतने अच्छे और हो जाएंगे, है ना। तो निर्भरता अपने आप पे लाइए। तो इसके अंदर देखेंगे यहाँ कलरफुल चीजें हैं पूरी। तो ये जो आप एज ग्रुप देख रहे हैं ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले एज ग्रुप हैं, ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले हैं, और ये जो है आपके पास ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले ग्रुप हैं। पिरामिड एक जैसा नहीं ना दिखाई दे रहा आपको, तीनों अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो आप लोग जरूर अपने नोट्स के अंदर जब भी पिरामिड बनाएंगे, तो मैंने बोला कि 3 तरह के हैं, उन तीनों को जरूर नोट कर लीजिएगा। स्टेबल, डिक्लाइन, एक्सपेंडिंग, ये 3 तरह के हैं, इन तीनों को जरूर नोट कर लीजिएगा। ABC में कौन होगा। और अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में जा करके ABC जरूर हमें कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन के अंदर हम लोग देख रहे थे। अब यहां तक जो अभी हमने पढ़ा, इससे CBSE बोर्ड के अंदर या अन्य स्टेट बोर्ड के अंदर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, ग्रोथ रेट के बारे में, बर्थ रेट निकालने के लिए, डेथ रेट निकालने के लिए। लेकिन CBSE बोर्ड या अन्य स्टेट बोर्ड के अंदर यहाँ से जो सेक्शन हम आने वाले हैं, इसमें 3 नंबर जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, यहाँ से आने की उम्मीद होती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, और यहाँ से आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नीट के अंदर कौन से सवाल पूछे गए थे। और नीट हमेशा एनसीईआरटी का लगभग 99% फॉलो करता है। कुछ चीजें बाहर से होती है लेकिन एनसीईआरटी से उसका कहीं ना कहीं हिंट रहता है। तो एक क्वेश्चन जो आज तक एनसीईआरटी से नीट और अन्य एग्जाम में नहीं उठाया गया है, मैं यहाँ आप लोगों के बीच में जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल का जो कर्व है वो हमें 2 तरह के ग्रोथ मॉडल देखने को है, 2 तरह के पढ़ने हैं। पहला है हम लोगों को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, दूसरा पढ़ना है लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल को दूसरा नाम कहते हैं ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, और ये जे शेप होता है। जब हम एक्सपोनेंशियल बनाएंगे जे शेप दिखने को मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम जे शेप कर्व भी कहा जाता है, इसको जे शेप भी कहते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ये सिग्मोइड, सिग्मा, ये एस शेप बनता है। अभी बनाएंगे हम लोग कर्व तो आपको दिखाई देगा एस शेप। तो क्वेश्चन जो बनते हैं वो ये पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल से बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास मॉडल है वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, जे शेप। अगर आपने बायोलॉजी के अंदर प्लांट वाले में डेवलपमेंट चैप्टर है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, वहां भी पढ़े होंगे तो ये एक बार और आया होगा आपके पास। तो हम छोटी छोटी बातें करेंगे, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट हम किसी भी पॉपुलेशन के अंदर नहीं देख सकते हैं, उस सर्टेन पॉपुलेशन के अंदर ही देखने को मिलते हैं, और ये जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच देखने को मिलते हैं। वैसे पॉपुलेशन जिसके पास में रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो, एनसीईआरटी कहती है कि हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ
का जो कर्व है, ये जो हम देख पाएंगे वो ऐसे पॉपुलेशन के पास देख पाएंगे जहां पे रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो। मतलब एक ऐसा कार्ड, आप सोचिए ना, एक ऐसा कार्ड आपको मिल जाए जिसमें इतना रुपया है कि आप जितना खर्चा कर सके कभी कम नहीं होगा और बढ़ते जाएगा। तो क्या लगता है कि आप हमारे आसपास कभी दिखेंगे? बड़ी मुश्किल है, कभी नहीं दिखेंगे। तो हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ में इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में आएगा dn/dt इक्वल टू rn। फार्मूला ही पूछ लिया जाएगा। आर जो है इसको कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेज, और कहते हैं फिटनेस या ग्रोथ रेट का भी नाम हम लोग देते हैं। अगर इसी को हम लोग इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं एन टी इक्वल टू एन नॉट ई के पावर आर टी। ये भी फार्मूला, इसको हम एक्सपोनेंशियल टर्म में लॉगरिथमिक चीज़ों को हटाएंगे तो वहाँ से एक एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है, आप वहाँ हिंट में है आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट के बारे में ये चीजें हम लोगों को आनी चाहिए। अनलिमिटेड रिसोर्सेस पॉपुलेशन के साथ में लिखना चाहे dn/dt इक्वल टू rn, और r के बारे में पढ़ चुके हैं क्या होता है बर्थ माइनस डेथ। ये भी फॉर्मूला दोनों के लिए सही है। अब सर इसका कर्व कैसा होगा? तो कर्व आपके पास ये है, यहाँ साइज लिख सकते हैं, एनसीईआरटी डेंसिटी लिख रखी होगी। तो एक्सपोनेंशियल एकदम भाग रहा है, कैसा दिख रहा है? जे शेप। कैसा दिख रहा है आपका? ये जे शेप दिख रहा है। तो इसीलिए इसका हम लोग नाम क्या देते हैं? जे शेप कर्व नाम देते हैं। ठीक, अगला आते हैं। जब भी आएगा दोनों लिखने के लिए आएगा, दोनों लिखना होगा ग्रोथ मॉडल, 5 नंबर या 3 नंबर में रहेगा। दूसरा है लॉजिस्टिक, ये रियलिस्टिक ग्रोथ है। ये सच में आपको नेचर के अंदर फील करने का मौका मिलेगा। अपने जीवन में सोचिए ना, जब आप छोटे थे सर, जो जिद करते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, मिल जाता था, बड़ा मजा था। जीवन तो बड़ा आसान है। धीरे धीरे आप बढ़ते चले गए, आपके कंधे में बोझ आता चला गया, चीजें थोड़ी सी सीधा हुआ, फिर टेढ़ा हुआ। तो सर कैसा दिखेगा वो सीधा सीधा बताइए ना? वो दिखेगा एस शेप। तो कह रहा है कि वैसे पॉपुलेशन के अंदर हम देख सकते हैं इसको, वैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देख सकते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, जहां पे रिसोर्सेस क्या हो? लिमिटेड हो। रिसोर्सेस क्या हो? लिमिटेड हो। और ये जो कर्व है, ये जो मॉडल है, सबसे रियलिस्टिक है, सबसे रियल है। ये एक सोची समझी नहीं है, ये सच में देखने को मिलता है। ये हम इस कर्व को देखते हैं और वहां से इनकी चीजों को निकालते हैं। भैया इसका जो है एक और नाम दिया जाता है इस कर्व का, वर्नहुस्ट-पियर लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन। इस ग्रोथ के अंदर यहां तक तो अभी पढ़े आप, यहां तक ये पढ़े एक्सपोनेंशियल के अंदर dn/dt इक्वल टू rn। अगला हमारे पास में आता है k-n/k। सर n तो पता चला, k क्या है? इतने को क्या कहते हैं सर? उतना तो हम लोग छोड़िए ना, इतने को क्या कहते हैं? ये हमारे पास में इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस है, जो हमारे आसपास से, हमारे मौसम से, हमारे समाज से, हमारे आसपास के माहौल से जो हमें मिल पाता है। तो एन हुआ पॉपुलेशन डेंसिटी, आर हुआ वही इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल, के को कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। आइए इसके इक्वेशन के जो कर्व हैं वहां से समझते हैं। ये इनका मॉडल है, दिख रहा है आपको एस शेप। यहाँ पे अलग अलग फेज है। इस फेज को जहां से शुरुआत हुआ हमारे पास में, इस फेज को हम लोग जो है नाम देते हैं लैग फेज। इसका क्या नाम है? ए नाम दे देता हूं, लैग फेज। ये है लैग फेज। दूसरा हमारे पास में ये एक्सलरेट हुआ है, इसको हम कह रहे हैं बी नंबर, फेज ऑफ एक्सलरेशन। अब देखिएगा धीरे धीरे कम हो रहा है, इस फेज को हम नाम देंगे डी एक्सलरेशन। और एक सिम्टोम जहां पे ये के है बराबर हो गया जा करके, ये फेज है ए सिम्टोम। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि ए सिम्टोमेटिक फेज क्या है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के अंदर। अब हमने क्वेश्चन बोला था सर कि नीट में यहाँ से एक क्वेश्चन छूटा है। तो जो लॉजिस्टिक कर्व मॉडल के अंदर है, ये सीरियल वाइज आपको याद होने चाहिए। ये सीरियल वाइज आपको याद होना चाहिए। पहला कौन आता है? लैग फेज, फिर आता है फेज ऑफ एक्सलरेशन,
फिर आता है आपके पास में डी एक्सलरेशन और लास्ट में कौन सा फेज आ जाता है, एसिम्प्टोट फेज आ जाता है। तो ये जो पार्ट है पॉपुलेशन का, हमने जितना हो सके एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को उठाया है कि अगर आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं और लेक्चर देखते हैं, पढ़ते हैं, लेक्चर देखते हैं, लेक्चर देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे यहाँ पे या फिर कोई चीजों को उल्टाने पलटाने की। अब एक छोटा सा पैराग्राफ और है जो मैं इसी के अंदर कवर करता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में 3 या 4 लाइन लिखे हैं। वो हमारे पास में अगला छोटा सा टॉपिक है, बस समझ लेंगे। वो टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। भाई पॉपुलेशन के बारे में पढ़े तो अगला हम लोग लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में भी जानेंगे। तो कहीं एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर अभी ठंड का समय आ रहा है, अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ब्रीडिंग पीरियड जो होते हैं वो डॉग वगैरह के होते हैं। उसमें डॉग जो होते हैं फीमेल डॉग, वो छोटे छोटे अपने पपीज को जन्म देंगे, 5, 6, 4, 3, उसमें से एक सरवाइव करता है। सोचिएगा कि एक ही सरवाइव क्यों कर रहा है सर, तो पॉपुलेशन के अंदर वही इवॉल्व होंगे, पॉपुलेशन के अंदर वही इवॉल्व होंगे जो कैसे होंगे, रिप्रोडक्टिव फिटनेस होंगे। वो रिप्रोडक्टिव जो फिटनेस होंगे वही इवॉल्व कर पाएंगे। इस पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे जन्म ले लेते हैं, लेकिन बचते कितने हैं। इंसानों में मत बात करिएगा, इंसान में कैसे भी रहेंगे वो काफी ज्यादा वो रिप्रोडक्टिव फिट होते हैं, वो बच जाएंगे, सरवाइव कर जाएंगे। हमारे मदर से या जिनके भी होते हैं उनके बहुत तरह से चीजें हैं, जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहां पे क्लियर होगा। तो इसको दूसरे तरीके से भी आर पढ़े थे, आर का काम है तो जिसका वैल्यू आर का हाई होगा मतलब वो उतना ज्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट होंगे और उसकी सरवाइव करने के चांसेस उतना ज्यादा होगा। ठीक है। और डार्विन के जब सिद्धांत इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो डार्विन साहब ने भी इवोल्यूशन के अंदर जो पॉपुलेशन इवॉल्व कर रहे थे उसका भी मेन कारण क्या था, रिप्रोडक्टिव फिटनेस था, जिसको हम लोगों ने नाम क्या देता है, डार्विन फिटनेस नाम देते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी के अंदर मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी का निचोड़ लाया हूं मैं कि आपको इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो इस निचोड़ के अंदर हम क्या देखते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने जीवन में सिर्फ एक बार ब्रीड करते हैं, एक बार बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन वो लगातार चलते रहते हैं। उसके पास में कुछ है हमारे पास में पैसिफिक सैल्मन फिश, ये पैसिफिक सैल्मन फिश है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ब्रीड करते हैं ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। दूसरा ये आप जानते होंगे हमारे आसपास काफी ज्यादा है बांस, बैम्बू, काफी ज्यादा। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने लाइफ टाइम में पूरे एक बार क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। उन्होंने फिर कहा कि अगर कोई भी जो बहुत ज्यादा अपने आप को पॉपुलेशन के अंदर डोमिनेंसी शो करती है, इंसानों को छोड़ करके अन्य ऑर्गेनिज्म, उसको रिप्रोडक्टिव फिटनेस होना बहुत जरूरी है, जिनकी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेज आर की वैल्यू सबसे ज्यादा हो। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 लाइन का और है हमारे पास बचा हुआ। देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे, उसकी सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम है। जब सरवाइव करने के सर चांसेस बहुत कम है तो बच्चे को ज्यादा जन्म देंगे, उसके साइज छोटे हैं तो बच्चे को ज्यादा जन्म देंगे, तभी सरवाइव करने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि वो तो रिप्रोडक्टिव फीड तो सर नहीं है। यही रीजन है, अगर आप चीजों को समझेंगे, जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, ताकि सोचते हैं सर कि उसमें अगर हम 10 को दिए ना तो एको को तो बचेगा और हमारा जनरेशन चलेगा। बात को समझिएगा। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, जो अपने बच्चे होते हैं बहुत छोटे छोटे प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में ऑस्ट्रस और पेलाजिक फिश। तो ये अपने आप को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, तो प्रोड्यूस करते हैं क्या, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब बहुत सारे बच्चे को जन्म दे दिए, फिट तो होंगे जो वही बचेंगे, नहीं तो बहुत सारे मारे जाएंगे। ये नेचर इस फिटनेस को सिलेक्शन करता है। यही जाकर के डार्विन थ्योरी पढ़ेंगे, एवोल्यूशन में चीजें क्लियर होगी। लेकिन सर दूसरा, सर हम लोग तो अकेले जन्म लेते हैं या मुश्किल से किसी का जुड़वा होता है, बहुत रेयर है ये, लेकिन बच्चे ज्यादा तो चांस है कि हम अकेले जन्म लेते हैं। इसका रीजन क्या है कि कुछ हम लोगों के अंदर हैं, हम लोग अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा समय में ब्रीड कर सकते हैं।
एक से ज्यादा समय में बच्चे को पैदा कर सकते हैं अलग अलग फेज में। तो इस समय में हमारे क्या होता है कि हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल नंबर प्रोजेनी होंगे, 1 2 3, मुश्किल से एक बच्चे जन्म लेंगे, लेकिन उसका साइज क्या होगा, लार्ज होगा। इसके अंदर कौन देखने को मिलेंगे, ह्यूमन बीइंग देखने को मिलेंगे, बर्ड देखने को मिलेंगे। तो जो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है ये आपको समझ में आया होगा। और ये जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का जो है, ये इकोलॉजी का जो है, ये हमारा पहला लेक्चर है। आपको काफी मजा आया होगा। आप कहीं से भी प्रॉब्लम उठा लीजिए, अगर नहीं बनेगा तो हमें बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। उस समय बताऊंगा कि आपको लेक्चर में कहाँ मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद सर।